बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब स्टूडियोज़ में ही हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जनरल राहील शरीफ के एजाज़ में गैर मामूली इशाया। सिविल मिलिट्री क़यादत एक ही छत तले जमा। क्या आज की सिविल मिलिट्री क़यादत के एक छत तले जमा होने के बाद ये बात तय हो चुकी कि डॉन लीक्स का मामला हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? क्या परवेज़ रशीद की कुर्बानी से ही तमाम बलाएं टल चुकी? तमाम जावियों से इस अहम मौजू पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट में पनामा के हवाले से हुकूमत के पेश करदा बिल पर ऑपोजिशन की जानिब से शोर शराबा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस अंगड़ाई लेने को तैयार है। ठीक 5 दिन के बाद 30 नवंबर की समात शरीफ खानदान के लिए किस कदर भारी पड़ सकती है? बरतानवी वकील ने मेफेयर फ्लैट्स के फरोख्त के हवाले से अहम दस्तावेजात बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में भिजवा दी हैं। 1 नवंबर को हमारे ही प्रोग्राम मुकाबिल में इंकिशाफ के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है। क्या बरतानवी दस्तावेजात का वजन कतरी शहजादे का खत सह पाएगा? प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि सफेद हाथी नंदीपुर प्रोजेक्ट का कबाड़ा करने वाले मोहम्मद महमूद पंजाब में अफसरान को मुर्गा बनाने लगे हैं। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब मोहम्मद महमूद ने एक अफसर को ऊंघ आने की बिना पर तमाम अफसरान को वर्जिश के बाद मुर्गा बना दिया। खुद नंदीपुर प्रोजेक्ट में फेल होने के बावजूद तमगा इम्तियाज ले उड़ने वाले मोहम्मद महमूद को अफसरान की इज्जत नफ्स से खिलवाड़ करने की इजाजत आखिर किसने दी? इस पर बात करेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि मोटरवे पर चेयरमैन NHA शाहिद अशरफ तारड़ का चालान होने पर खौफनाक इंतकाम की कहानी क्या थी, यह भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्लासेस साहब, आज बड़ा अच्छा माहौल नजर आया हमें। राहील शरीफ के एजाज में गैर मामूली इशाया, सिविल मिलिट्री क़यादत एक ही छत तले जमा थी। एटलीस्ट जाते हुए ये मामला क्लियर हो गया। लगता तो ये है कि सारा मेला जो था वो हमारे दोस्त परवेज रशीद साहब की वजारत को चुराने के लिए रचाया गया। अच्छा, ये मेला उसके लिए था। ये लगता ना कि जो आज हमने एक वो चीज़ें देखी, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी और जिस तरह का आपको याद होगा कि जब ये बात आई थी, सामने खबर आई थी, उस वक्त ये कहा गया था, बाज़ अस्करी ज़राया ने टीवी चैनल्स पे खबरें भी चलवाई थी कि हमें रिपोर्टर से कंसर्न नहीं है, हमें वो बंदा दे दें जिसने ये खबर लीक की है। और लगता था खुदा ना खासा आसमान गिरने वाला है, सोर्स चाहिए था। आज जो चीज़ें हमने देखी, कमेटी बन गई, इंक्वायरीज हो गई, मुझे तो अफसोस हो रहा है और मेरा ख्याल है आज उनको भी हो रहा होगा, परवेज़ रशीद साहब को, कि जिन्होंने उन्हें दिल जमई से, जितनी मोहब्बत और वफादारी से वो हाउस ऑफ शरीफ को का दिफा करते रहे, तो एंड पे तो वही निकला है कि उन्हीं की कुर्बानी देनी थी। तो वज़ीर नवाज शरीफ साहब ने वैसे जान छुड़वानी थी तो छुड़ा लेते। इसके लिए इतना बड़ा ये माहौल तैयार करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि यही हरकत जो है उनके मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साथ भी की गई थी, उनके साथ भी ज्यादती की गई, उनको पहले से टॉकिंग पॉइंट्स दिए गए, इंटरव्यू उनका अरेंज कराया गया, BBC के साथ सारी चीज़ें हो गई। और जो उन्होंने मैसेज मिलिट्री को भेजना था कि जनाब के ये 2014 के धरने में आप लोग शामिल थे, वो उन्होंने हासिल कर लिया था उनके ज़रिए। उन्होंने मुशाहिदुल्लाह साहब के ज़रिए एक मैसेज चला गया कि फ़लाँ फ़लाँ जर्नल जो थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं, तो ये धरने के पीछे थे। वो मकसद हो गया, पूरी दुनिया को पता चल गया। साथ ही उनको फ़ोन किया गया, जो बाद में रिपोर्ट सामने, मुशाहिदुल्लाह साहब उस वक्त नेपाल में थे, कि जनाब कि मियाँ साहब कह रहे हैं इस्तीफ़ा दे दें। तो ये उनके करीबी लोग तो यही बताते हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा जनाब कि मेरा की कसूर है, जो जनाब ने किया सी में टीवी पे दस देते। बहरहाल दैट्स हाउ द पॉलिटिकल गेम्स गो। अब उन्होंने फरमाया है कि परवेज़ रशीद साहब, और परवेज़ रशीद साहब के बारे में तो ये भी इतलात आई थी, वो तो शायद उस मीटिंग में शरीक ही नहीं थे। सो आज की उसके बाद जितना हमने, मैं एक अपने ऊपर थोड़ा सा ब्लेम लेते हैं एज ए मीडिया पर्सन के, तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, चाहे बाकी बिग गन्स हैं वो नाराज़ ना हो जाए, मैं अपने आप को इसमें खड़ा कर लेता हूँ कोर्ट में, कि जो कहानी यहाँ से उठाई गई थी कि डॉन लीक्स को लेके कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है पता नहीं खुदा ना खासा किस लेवल पे ख़राब हो चुके हैं। बस आज गया, दम का जाना ठहर गया, सुबह गया, शाम किया, जो यहाँ पे बैठ के वो मतलब इल्ज़ामात ये लगते हैं मीडिया पे, तो वो तो आज तो बड़ा एवरीथिंग वाज हनी एंड मून। वो एक दो छोड़े, वो तो आज पूरी आपकी आर्मी टॉप ब्रास जो है वो मौजूद थी। एक हवाले से तो अच्छी चीज़ है कि एक आपका जो करंट आर्मी चीफ हैं उनको एक सेंड ऑफ अच्छे तरीके से किया गया है। लेकिन जिस तरह का माहौल पिछले 2 महीनों में यहाँ पॉलिटिकल एलीट ने बनाया हुआ था, या हमारी सिक्योरिटी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया हुआ था, अच्छी खबर भी है कि आज पॉलिटिशियंस और हमारी मिलिट्री ब्रास जो है एक ही छत के नीचे है, बड़े अच्छे तरीके से मिले हैं। लेकिन मैंने जिसको मिस किया है वो परवेज़ रशीद साहब को मिस किया है। आई होप परवेज़ रशीद साहब भी ये पूरे सीन देख के वो खुद अपने आप को मिस कर रहे होंगे। उन तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है
कि जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते होते हैं, तो वो नहीं, वही वाला पुराना, मैं एक वो जुमला दोहरा देता हूँ कि जब वो आए थे ना, उसके पाँव जलने लगते हैं तो फिर अपने बच्चों को ही नीचे दे दिया जाता है पाँव के, कि मैं तो पाँव बच्चों की खैर है। तो वही कुछ मेरा ख्याल परवेज़ रशीद साहब के साथ। साहब, आप इत्तेफाक करेंगे, हो सकता है मखसूस मुद्दत के लिए उन्हें रुख्सत दी गई हो? मुशाहिदुल्लाह साहब को भी तो ऑफर कर दी गई ना इस दफा। मेरा ख्याल है वो ये जो आप कह रही हैं कि शायद उनको वापस लाया जाए बाद में, और वाकई बड़ा अच्छा लग रहा था। हैप्पी सीन, हैप्पी एंडिंग वो है सो फार जो है। अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा अपनी पुराने माजी से बिल्कुल अलहदा होते हुए नून लीग ने जल्दबाजी नहीं की, वरना माजी में यही है, देखें ना, चंद हफ्ते पहले कर देते तो ये कंट्रोवर्शियल हो जाना था कि जी इनडिसेंट हेस्ट जिसे कहते हैं, और माजी में करते रहे 2-3 महीने पहले आसिफ नवाज का 4 महीने पहले कर दिया था, तो एक टेंशन हो जाती है कि एक बिल्कुल तनाव आ जाता है। तो ये सिर्फ जल्दबाजी ना करने से, आखिर करने से, ये खुश उसलूबी से हो रहा है। तो ज़ाहिर है नून लीग तो बड़ी खुश है कि जनाब ये कोई कंट्रोवर्शियल नहीं हो रही है। जो भी ऑलरेडी जो भी नाम आ जाएगा कल, और शायद जो बहरहाल एक आध दिन में नाम आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होगी। होप अगेन, माय फिंगर्स क्रॉस्ड जो है, टच वुड ये कहना पड़ता है क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही सिविल मिलिट्री का तनाव ना होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर वेरियस रीजन। सारी पार्टी वैसे तो इस वक्त खुश है कि नून लीग इस वजह से कि कंट्रोवर्सी नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी जो है शायद बड़ी खुश है कि काफ़ी सारे लोग जो ईंट से ईंट बजा के गए हुए थे वो समझ रहे हैं कि वो वापस आ जाएंगे, ट्रक लेके वो समझ रहे हैं कि ये साथ, वो समझ रहे हैं कि शायद ये जनरल राहील का मसला था, जो कि मैं समझता हूँ गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो जुमले गलत थे और वो जुमले का अभी भी तनाव शायद हो, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई भी मैं समझता हूँ खुश है क्योंकि ये भी एक तासुर दिया जा रहा था ख़ास हलकों में कि जनाब ये जो सारा पैनामा लीक्स है इसके पीछे भी फौज है। सो उधर से भी जो फैसला आना होगा कम से कम ये हो जाएगा कि जनाब ये इंसाफ हुआ है, उसके पीछे वो जनरल राहील साहब नहीं थे। सो ये गुड फॉर एवरीवन हो जाता है सबके लिए। बाकी ये ज़रूर है कि एक लिहाज से ये वो मौका होता है जब तब्दीली इतनी बड़ी चीफ आर्मी स्टाफ की हो रही होती है कि जिसके वक्त हम एक एनालिसिस कर सकते हैं, री एवेल्यूएट कर सकते हैं कि जनाब क्या माजी में हमने सबक सीखे, और फौज का अदारा और फौज के सरबराह जो है उसके मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, मैं अगेन उसकी सरवत की इजाज़त से क्या सवाल पूछने का, क्या ये हंगामा डॉन लीक्स वाला ख़त्म हो जाएगा, इशू स्टैंड क्लोज्ड, अब बात ख़त्म, जनरल राहील साहब गए, इतना अच्छा इस्तकबाल किया है, इतना अच्छा उन्होंने ख्याल किया है, एक को बुलाया है, गले लगे हैं, प्यार मोहब्बत हुआ है, उसके बाद तो डॉन लीग से खत्म हो जाना चाहिए। सिरल को भी कोई मेरा ख्याल है होप के चीजें खत्म हो जाएंगी। सिरल का तो इसमें मैं जरा चाहता हूं आपका कि आप इस पे क्या कहते हैं। मैं समझता हूं पहले ही आईएसपीआर ने तो क्लियर किया था कि डॉन को जनाब हमारा डॉन से या सिरल से कोई इशू नहीं है, हमें तो गवर्नमेंट से चाहिए। मगर मेरा ख्याल है आज के बाद वाकई वो एक तबका इसको बहुत ज्यादा उछाल रहा था जो कि चाह रहा था कि शायद इस इशू के बहाने उनका ख्याल था कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के घेरा तन किया जाए, और वो सोच रहे थे शायद इसके जरिए कि एक तबका था जो कि चाहता था कि एक्सटेंशन हो, और वो समझ रहा था कि उससे शायद उनकी कोई फ़ायदा होगा। सो मेरा ख्याल है ये डाई डाउन कर जाएगा, ये डाई डाउन कर जाएगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा क्योंकि इसके इशू के पीछे वो एक बिल्कुल एक वो लोग होपफुल्स थे जिनके ख्याल में वो समझते थे। थोड़ी सी आप जाती कर रहे हैं, ये कॉमेंट कहे कि कुछ लोग होपफुल थे। ये सारा इशू जो था ये तो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने खुद, उन्होंने जाके उनके साथ मीटिंग्स भी की, इजलास भी किए, उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी किए, उन्होंने, वो तो ओपन था। इसमें आपका इशारा मीडिया की तरफ है मेरा ख्याल है, कोई थोड़ा सा लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारे मीडिया के अंदर बड़ी क्लियरली एक तबका था जो कि इस इशू को अलाइव रखे हुए था, और वो ये कमेटी मीडिया ने बनाई थी। नहीं, कमेटी तो गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आई हुई थी क्योंकि रोज की ये जब बात की जा रही थी। और फ्रैंकली सच्ची बात ये है कि ये पहली दफा नहीं अंदर की मीटिंग की आई, ये कोर कमांडर्स की मीटिंग जो 5 धरने के वक्त जो आई थी, वो रॉयटर्स की स्टोरी, रॉयटर की अभी भी साइट पे पड़ी हुई है, पूरी उसके अंदर उदाद है कि जनाब कोर कमांडर्स की मीटिंग के अंदर किसने क्या कहा। उस वक्त तो इशू नहीं था बना, अब बनाना चाह रहे थे आपको, मतलब अब सिर्फ जो सूट करता है तो उस पे इशू बन जाता है। मैं समझता था ये पॉलिटिकल था, ये डाई डाउन कर जाएगा। अगर आप पता नहीं मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे हैं, मैं नहीं कहलवाना चाह रहा। मीडिया के अंदर एक तबका बिल्कुल था
जो इसके जरिए अपने पॉइंट स्कोर करना चाह रहा बात पे हैरान हो रहा हूं हो गए काफी हद तक कि आमिर साहब ने सारा मलबा मीडिया पे डाल दिया है। मतलब इसमें नवाज शरीफ साहब को भी क्लीन चिट दे दिया इन्होंने, हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को भी क्लीन चिट हो गई है। इनका कहना है मीडिया की वजह से अंडर प्रेशर है। मतलब ये मीडिया ने परवेज रशीद को सैक करवाया का वो तबका सिर्फ ये कमेटी बनवाई मीडिया ने बनाई का एक तबका जो कि खास इशारों पे लोगों के बिल्कुल कर रहा होगा, मैं समझता हूँ अपने तौर पे नहीं कर रहे थे, मगर शायद उनको ये लग रहा था कि इससे उनकी वो जो सीधी सी बात है, उनमें से कुछ लोग तो इस तरह एक तबका था जो चाहता था इस मुल्क में मार्शल ही लग जाए। इसमें कोई बहस की बात ही नहीं है। नज़र आ रहा था कि वो ओन करते हैं वो क्लिनली। हमारा आपका कम अज़ कम ये रहा है कि जमहूरियत के तसलसल के ऊपर एक कंसिस्टेंट स्टैंड आपका नहीं है, वो 30 साल का है, वो है मेरा ख्याल है डाउन कर जाएगा। पर मैं जो ज़्यादा कहना चाह रहा हूँ कि ये मौका ज़रूर होता है जब ये तब्दीली आ रही होती है कि इस वक्त वैल्यूएट कर लिया जाए कि जनाब जनरल राहिल के अमंग अदर थिंग जो सबसे बड़ा एक उनका क्रेडिटेबल चीज़ है वो ये कि फ़ौज के अंदर डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस शुरू किया था, और वो इसलिए भी जिस अदारे के ये समझते हैं, मेरा ख्याल है ब्रेक ना ले लें, चले ले लें फिर बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, क्लासेस साहब की तरफ भी आएंगे। और जो पीपल्स पार्टी के हवाले से आमिर साहब ने एक पॉइंट छोड़ दिया कि पीपल्स पार्टी खुश है, इंट से इंट बजाने वाले वापसी के बारे में सोच रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदेद कहेंगे। डॉन लीक्स के हवाले से बात हो रही है। क्लासेस साहब मीडिया के किरदार की आमिर साहब ने जिस तरह से बात की उस पर आप बात करना चाह रहे थे। बस वही अल्टीमेटली वो यूजुअल या अनयूजुअल सस्पेक्ट तो हम ही पकड़े जाते हैं यहाँ पे, आखिर पे आपस में सुलह कर लेते हैं, फिर आखिर में मीडिया पे गन्ने आ जाते हैं कि ये देखें ये हमें लड़ा रहे थे। नहीं मैं ये भी आपका नहीं कह रहा, नहीं मैं खुद बुरबला कह देता हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि मीडिया का वो तबका जो कर रहा था वो अपनी ख्वाहिशें थी या किसी की इमाम पे कर रहा था। ये तो रहा था ना एक तबका था जो ये समझ रहा था कि इस तरह प्रेशर करके या तो उनकी ख्वाहिश थी कि एक्सटेंशन मिल जाए या थी उनकी ख्वाहिश के जनाब कुछ ना कुछ हो जाए। आपकी मेरी एक बड़ी क्लियर लाइन ली, हम आज इसलिए तनकीद थोड़ी सी कर रहे हैं, हमने इस पर डॉन लीक्स पे पहले दिन से कहा कि कोई इस पे आसमान नहीं गिर पड़ता, ये खबरें लगती रहती हैं, छपती रहती हैं, दुनिया भर में से बड़ी बड़ी आती हैं। जो खबर जिस पे इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया गया था, किस मतलब दुनिया में ये किसको नहीं पता था कि हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और हम उस पर एक्शन नहीं ले रहे। ये कौन सा बड़ा राज था जिस पे आसमान गिरने लग गया इस मुल्क में, और यकदम एहसास हुआ कि मुल्क की सिक्योरिटी का ब्रीच हो गया, ओ जी खुदा ना खास हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। भाई पूरी दुनिया को पता है कि हमने चाइना के जरिए वहां टेक्निकल होल्ड करवाया हुआ है वहां पे यूएनओ में कि उसको मसूद अजहर ग्रुप को टेररिस्ट ना करवा। इससे ज्यादा क्या मतलब, स्टेट लेवल पे हमने खुद रोका हुआ है तो बात खत्म होगी। उसके बाद खबर लग जाना, यहाँ पे हमने ड्रामे करने शुरू कर देने के पता नहीं आज क्या हो जाएगा, तो रात को क्या हो, परसों क्या हो जाएगा, या हमें बंदा चाहिए, परवेज रशीद की छुट्टी चाहिए। एंड आई एम अगेन रियली फीलिंग सॉरी फॉर परवेज रशीद और उसके लिए मुशाहिदुल्लाह के लिए। ये मियाँ साहब जो हैं थोड़ी सी हिम्मत रखें, अगर आप इस तरह के उसमें स्टांस लेते हैं तो थोड़े से उस पर खड़े हों पाँव पे, फिर आप उस मुशाहिदुल्लाह साहब को और फिर परवेज रशीद को कुर्बानी के बकरे मत बने, उनकी वजारतें ना खराब करें, उनको बैड काप के तौर पर लोगों के सामने ना पेश करें। ये देखें ये दो मेरे वजीर थे तो ये नेशनल सिक्योरिटी का ख्याल नहीं कर रहे थे, ये बड़े इरेस्पॉन्सिबल थे, इन्होंने खबरें नहीं रुकवाई, इन्होंने ऐसे नहीं किया, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैंने वजारतें ले ली। ये बैड कप गुड कप ना खेल रहे हैं, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं। आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं, आप कहें हाँ, और मियाँ साहब का आपको पता है, मुझे पता है इन इश्यूज पे क्या स्टांस है, वो बड़ा क्लियर स्टांस है, जो कि ठीक स्टांस है मियाँ साहब का, मैं सपोर्ट करता हूं उनको। नॉन स्टेट एक्टर्स पे, पाक इंडिया रिलेशनशिप पे, इवन अफगानिस्तान पे मियाँ साहब की बड़ी क्लियर लाइन है। लेकिन आपके मेरे सामने कुछ और उनके अल्फाज होते हैं, जब इनके साथ बैठते हैं तो वहां कहते हैं नहीं जी ये परवेज रशीद साहब से गलती होगी, बिल्कुल जी अभी फायर करते हैं। ये मुशाहिदुल्लाह साहब ने ये क्यों कह दिया बीबीसी को इंटर में कि इसमें जनाब के फलां एजेंसी के जर्नल इन्वॉल्व थे, सो वो मजा नहीं आया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 2 महीने जो आपने 1.5 महीना कौम का जाय किया है ना, इस सारी सूरत पूरे इसमें कोई इतनी बड़ी खबर थी नहीं जिस पे इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया गया है। इसको कहते हैं स्टॉर्म इन ए टी कप, जो आज वहां पे खत्म हो गया अल्लाह के फजल से, दैट्स इट। और नहीं सोर्सेज की बात ये तो छोड़े, आज भी ये 2-4 चैनल्स पे मैं चल रहा था, खबर चल रही है कि आज जो 1-on-1 मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, सब चला रहे थे कि जनाब वो उस मीटिंग के अंदर नए चीफ के लगने के ऊपर भी बात हुई। ये नहीं कि अंदाज़ा कह रहे थे कि हमारा ख्याल है कि शायद हुई हो, वो कह रहे थे बात हुई। अब वो ना तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई प्रेस रिलीज इशू की है ना ISPR ने की है, बस ये अंदाजे लग रहे हैं। और ये एक रिवाज है हमारे यहाँ, बुरा है
रवायत है, बुरी है, मगर क्या लेकिन देखते हैं अब आगे जाके क्या चेंजिंग्स आती देखते हैं। क्लासेस अब पार्लियामेंट के हवाले से हम बात करते हैं, हुकूमत के एहतसाब बिल के हवाले से। आज हमने देखा शोर शराबा भी हुआ वहाँ पे ऑपोजिशन की जानिब से। एक तरफ तो समाज जारी है, इसमें बिल लाने की क्या जरूरत है? अगर ले आते फिर ऑपोजिशन के क्या मसाइल हैं इसमें? मुझे याद आ रहा है कि पीपल्स पार्टी दौर में जब 2008 था तो गिलानी साहब और जरदारी साहब जो मैं पहले कहते रहता हूँ, वो नैब से नाराज थे, नैब के विक्टिम थे और ठीक नाराज थे। नैब तो एक लॉन्ड्री शॉप थी, जना मुशर्रफ साहब ने इस्तेमाल किया उसको कि जो उनके साथ मिल जाए वजीर, नहीं मिलेगा जेल में डाल दो। बिल्कुल उन लोगों का नैब को बंद करते, हम अपना यहाँ अकाउंटेबिलिटी बिल लाते हैं और दोनों को पता था कि हमने मंजूर नहीं होने दिया। 5 साल तक यहाँ पे चौधरी निसार अली खान साहब की तकरीरें उठा के देख लें, इन्होंने वहाँ पे उनको कहा जी आप चोर, आप डाकू, आप गलत बिल लेके आ रहे हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं। ये उस वक्त नवाज लीग का स्टांस था टोटल। और 5 साल इन्होंने नहीं मंजूर होने दिया जो पीपल्स पार्टी लाना चाहती थी, एहसाब बिल, एहसाब कमीशन टाइप, इन्होंने वहाँ पे रोक रखा। ये जैद आमिर साहब थे, ये उसकी लॉ में ये जो उसकी नेशनल असेंबली की लॉ की उनकी स्टैंडिंग कमेटी उसके मेंबर थे, तो मसूफ ने वहाँ मंजूर नहीं होने दिया। आज मसूफ खुद अपना बिल लेके आ गए हैं, अब ये पीपल्स पार्टी मंजूर नहीं होने देगी। इनकी जरा इनकी हिकमत अमली देखें। 5 साल उन्होंने नहीं उनका बिल पास होने दिया नवाज लीग ने, जब पीपल्स पार्टी ला रही थी और मिले हुए थे सारे। अब पीपल्स पार्टी कहते हम नहीं लेने आए हैं, मंजूर करेंगे। पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चाहती? इस मामले में मैं थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब के कैंप में हूं। मैं इस बिल के मामले में क्यों नहीं चाह रही? वो इसलिए नहीं चाह रही कि इनके अपने खाते खुलते हैं, इनके अपने खाते खुलते हैं कि ये जरदारी साहब ने सरे माल लिया था वो ऑफशोर कंपनीज के जरिए लिया था। जो उस दिन इंटरव्यू में हम सुन रहे थे कि जी आपकी तो लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लंदन में कोई घर नहीं है, कह रहे थे वो। अब बेच दिया है ना। 2004 में जरदारी साहब ने बेच दिया था, मेरे ख्याल 3 के 4 मिलियन पाउंड में बेच दिया था। 1994 में लिया, 2004 में उन्होंने बेच दिया। अब वो ठीक कहते मेरी लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो माल शाल बनाना था बेच बूझ के उसके बाद दुबई में ले लिए, फिर स्विस बैंकों का उनका ₹6। ये इस पे गोल्डियन की बहुत बड़ी स्टोरी है कि सरे माल कैसे, किस तरीके से, उसमें कौन सी ऑफशोर कंपनी के जरिए खरीदा गया, किस किस के जरिए पैसे ट्रांसफर हुए, ये डॉक्यूमेंटेड चीजें पड़ी हुई हैं वहां पे, ये उसकी गोल्डियन की उसकी स्टोरी पे। सो अगर ये खुलता है काम, ये कमीशन बनता है जो ये बनाना चाहते हैं कि सारे आओ, तो सारे आए में तो सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी फंसती है उसी में। सो ये इनको सूट नहीं करता कि ये बिल वहां पे पास हो, इसलिए रोला डाला हुआ है। मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ आपकी इजाजत से। वो इसलिए कि ये जो बिल के ऊपर नहीं वो हो रहा, जो सारा इस पे बहस हुई है, वो ये नहीं कि इस बिल को इम्प्रूव करना है कि अकाउंटेबिलिटी एहतसाब हो। वो जो तजवीज़ दी जा रही है वो कह रहे हैं नैब बिल्कुल ही बंद कर दो। वैसे कर दें। इसके होने से बेहतर है वो है मतलब क्या नैब की अपनी जेब में भरी जा रही है, दे आर मिंटिंग मनी, खुद पैसा कमा रहे हैं। नैब के आगे तो जो है हुकूमत तो छोड़े, सुप्रीम कोर्ट भी क्या क्या के बेचारी सुप्रीम कोर्ट भी थक गई बंद कर दे। बस नहीं है। मैं आपको एक मिसाल लेटेस्ट दे देता हूँ आपको, भत्ताखोरी हो रही है। मैं आपको लेटेस्ट जो मिसाल है कि नैब के अंदर जो है कि इनके जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वकास डार साहब हैं, एक साहब, उन पे खुद इंक्वायरी एक हुई कि जनाब एक केस था नैब का जिसके अंदर नैब को एपलेट कोर्ट में जाके वो केस हार गए तो अपील करनी थी। उन्होंने वो वक्त बड़े आराम से गुजरने दिया। साफ पता चल रहा है इंक्वायरी हुई कि जानबूझ के किया गया। उनके मतलब ये शवाहिद आए, ये रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया कि इनको ना सिर्फ इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए बल्कि इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए बतौर वकील, कि इतना डिलिबरेटली इन्होंने मिले हुए थे उन्होंने। तो वो साहब इस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल है अभी भी, क्या इंसाफ है। तो वो वकील भी अपने इन्वेस्टिगेशन भी अफसर अपने, फिर वो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई हुई है। अगर कोई गलती से सारे केसेस से निकल के आ जाता है, वो वहाँ सारे गैर कानूनी सी एक वो सिलसिला बनाया हुआ है, वहाँ से उसको नवाज शरीफ साहब बंद कर देना नैब को। आई विल बी द फर्स्ट मैन जो सपोर्ट करूंगा कि सफेद नीला पीला हाथी जो है इसको बंद करें। इनकी दुकानें खुली हुई हैं, ये चेयरमैन साहब करवा के जाएंगे। वो चाह रहे हैं कि मैं जब जाऊं वो लुई दी 14 का वो है ना, आफ्टर मी द डिल्यूज, तो उसके मेरे बाद ये कुछ भी नहीं रहेगा, वो करवा के जाएंगे। चले वो नेक काम होगा। वो जाते हुए कमर जमान चौधरी साहब भी इसको बंद करवा के जाएं, क्योंकि जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट पे आप उनके वो पढ़ें जो उन्होंने इन पे वो दिए हैं ऑब्जर्वेशन हैं, यार इसने इस मुल्क में करप्शन को प्रमोट किया है। नैब इस वक्त सबसे बड़ा, अगर कोई यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जिसने करप्शन को प्रमोट किया है और लोगों को प्रोटेक्ट किया है। हमने एक स्टोरी बना के रखी है, बड़े दिनों से देना चाहते हैं। इनका ड्रामा आपको दिखाएंगे कि कैसे एक इनकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होती है, 10 नए केसेस खुल जाते हैं, उसी में नीचे
उसी प्रेस रिलीज में ये ले आएंगे, मेरा ख्याल अगले हफ्ते करते हैं इस पे, उसी के नीचे 5 केसेस का होता है कि जो पिछले हमने शुरू किए थे वो बंद हो गए। बिल्कुल ऐसी जगह ऐसा ड्रामा हम कौम को दिखाएंगे इनका। भारत में अगले दिन जो है ना वो खास किस्म के अपने उनके मीडिया के बंदे हैं, अगले दिन वो लग रहा था कि कमाल कर दिया, नैब ने आज फलाने को भी पकड़ लिया, वो पकड़ने की आती है, वो फाइनल रिजल्ट किसी का नहीं आता। वो सारी कहानी क्लास ऑफ करप्शन के हवाले से शुरू होती है। पैनामा के ऊपर चूंकि बात हो रही है, 1 नवंबर की डेट मुझे याद है, हमारा ही प्रोग्राम मुकाबिल था जिसमें क्लास साहब की जानिब से कुछ इंकशाफात किए गए थे इसी केस को सामने रखते हुए। पहले वो क्लिप आपको दिखा देते हैं, वापस आएंगे, इसके बाद फिर इस पे बात करेंगे। मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं, फिर किसी दिन हम अपना ये टीवी पे ये क्लिप चलाएंगे कुछ महीनों बाद। इस कमीशन में से बहुत कुछ निकलेगा, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन मैं इसको नहीं बताना चाह रहा, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुकी है। ठीक है क्लास, और मुमकिन है, मैं मुमकिन पे बात कर रहा हूं, फिर आप ब्रेक पे जाएं, मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वो डॉक्यूमेंट्स भी देखे हों, हुकूमत इतनी खुशफहमी का शिकार ना रहे कि हम बड़ी यहाँ पे इजी सेलिंग कर लेंगे। मेरा ख्याल है इस कमीशन से इनकी इजी सेलिंग होने वाली नहीं है। कुछ पेपर्स मैंने देखे हैं, डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं। नवाज शरीफ फैमिली, हाउस ऑफ शरीफ एक तरह से बहुत बड़ी मुश्किल कि सुप्रीम कोर्ट के पास लंदन से कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, वेरी लीथल डॉक्यूमेंट्स लंदन से, क्लास साहब लंदन से। और आई होप जिनके जरिए भेजे गए हैं जजेस को उन तक वो पहुंच चुके होंगे और उन्होंने वो पढ़ भी लिए होंगे कि 93, 94 में वो हाउस ऑफ शरीफ के कौन से लोग थे जिन्होंने जाके फ्लैट्स खरीदे, किस वकील के नाम पे पैसे ट्रांसफर हुए, सारी हैंडलिंग किसने की। कुछ लोग वहां से शायद के लफ्ज़ जानबूझ के कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में विटनेस के तौर पर भी पेश हूँ कि जनाब ये सारी मेफेयर के जो फ्लैट्स से चीज़ें थी, प्रॉपर्टीज थी, ये हमारे जरिए ही खरीदो फरोख्त की गई थी। और उसमें से हाउस ऑफ शरीफ के 93, 94 में कोई बहुत अहम शख्सियत जो है ना वो सामने है, जिसका इस वक्त किसी पे क्या कहना चाहिए कि जिसका किसी पे फोकस नहीं है। बहरहाल वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में आई होप कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, बेंच के सामने रखी जाती हैं, कमीशन बनेगा उसके सामने रखी जाएंगी। कुछ गवाह भी आएंगे, डॉक्यूमेंट्स भी हैं और वो बरतानवी हुकूमत के वो तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये फ्लैट्स कब और किस डेट को किन लोगों के जरिए कैसे खरीदे गए थे। ये एक खूबसूरत सा क्लिप हमने दिखा दिया। आमिर साहब, जिन्होंने कुछ सोचा ना होगा क्लास साहब इतनी बड़ी बात करके, दो चीजें आपके लिए ब्रेक के बाद। पहले आपको ये पता था, ब्रेक के बाद मैं आपसे लोगों को सोने ना दीजिएगा। लोगों को क्या, आपने तो हुक्मरानों को सोने नहीं दिया। क्लास साहब छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पे बात करेंगे हमारे साथ लेकर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमने 1 नवंबर के हवाले से अपने ही प्रोग्राम का जो क्लिप आपको दिखाया जिसमें क्लास साहब की जानिब से तकरीबन 22-23 दिन पहले ये बात सामने रख दी गई थी कि दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट तक चली जाएंगी, पहुंच चुकी हैं और कुछ दस्तावेजात क्लास साहब के मुताबिक वो भी देख चुके थे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ नईमुल हक साहब की जानिब से भी इस बात की तस्दीक गुज़श्ता रोज़ कर दी गई है कि दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं और हमारी लीगल टीम जो है वो रजिस्ट्रार से रब्ता करेगी कि दस्तावेजात जो है वो हमें भी दी जाए। क्लास साहब 23-22 दिन पहले जब आप ये इंकशाफात कर देते हैं आमिर साहब, तो ऐसा महसूस होता है आने वाला नतीजा भी आपको मालूम है। ये जो हमने बात की थी 1 नवंबर की जो क्लिप अभी हमने दिखाया और कल जिसकी तस्दीक की है नईमुल हक ने की है जी, वाकई जी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पेश किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और रजिस्ट्रार साहब के पास है सुप्रीम कोर्ट के। मैं डेट भी बता देता हूँ किस डेट को रजिस्ट्रार साहब को वसूल हुए थे। ये उनको 6 अक्टूबर को ये डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे। ये 6 अक्टूबर को मिल गए, 6 अक्टूबर को उनके पास चली गई थी, उनको ईमेल मिल गई थी। ईमेल में सारी की सारी अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें जो मैं बताए हैं उसमें तो सब। ये 6 अक्टूबर जो आप कह रहे हैं उससे फिर ये एक लगता ही है कि उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुई, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो में कन्वर्ट किया। तो ये इसका कोई कनेक्शन? सर मैं कुछ नहीं कह सकता इस पे, क्योंकि आपको पता है कि अदालत रिलेटेड हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि हम गैर जिम्मेदार बात नहीं करेंगे। अगेन मुझे नहीं पता कि रजिस्ट्रार साहब ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो डाउनलोड करके उन्होंने जज के सामने रखे हैं या नहीं रखे, मैं इस पर कुछ नहीं कह रहा। लेकिन ये 6 अक्टूबर को उनको लंदन से जो ईमेल आई थी उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच होके एंड वेरी लीथल डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास भेजे गए थे जो थे उसमें कलसूम नवाज साहबा पे भी कुछ लेटर्स थे जो वो ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे या उस पर
ट्विटर पे आते जाते जी कि आपने कहा था कोई नया एलिमेंट आएगा, कोई नए लोग सामने आएंगे, नए एविडेंसेस आएंगे। मैं इन्हीं की तरफ इशारा कर रहा था और ये आ चुके हैं कि जो मैंने कहा था कि वहाँ लंदन से चीज़ें आई हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं, और जिन लोगों ने भेजे हैं जो मेरा ख्याल हाउस ऑफ शरीफ के लिए ट्रबल हो गया। खतरनाक बात कर रहे हैं, अभी सारे फैमिली मेंबर्स आए हुए हैं, कुलसूम बीबी का कहीं नाम नहीं है। अब अगर ये चीज़ें रिकॉर्ड पे सामने आती हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में कुलसूम नवाज शरीफ साहबा की भी उनका रोल आएगा, उन डॉक्यूमेंट्स में आएगा। और ये 93, 94 के हैं, और जो वकील साहब जिन्होंने उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंट की है वो एज ए विटनेस के तौर पर भी आना चाहते हैं। उन्हीं के ज़रिए ही चीज़ें जो उन्होंने दावे किए हैं, उनके क्लेम हैं, उन्हीं के ज़रिए ही सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई थी। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में ये भी दिया है इनको कि ये एक फ्लैट जो था 9 लाख पाउंड का खरीदा गया था, उस वक्त 4 फ्लैट्स खरीदे गए थे। सो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ऑलरेडी 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को वाया ईमेल लंदन से पहुंच चुकी है, रजिस्ट्रार साहब के पास है। अब उन्होंने आके उनको जजेस तक प्लेस की है नहीं की, ये मैं इस पे अच्छा काम ये किया है नईमुल हक साहब ने, जो उनको पीटीआई को क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने अब उनको रजिस्ट्रार साहब को कहा है कि जनाब आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स लंदन से भेजे गए थे वो प्लीज हमारी टीम को भी दें, जो लीगल टीम है। क्या है कि इनके पास इन्होंने नहीं देखे हुए, जो आपने देखे हुए हैं इन्होंने नहीं देखे हुए। अभी पीटीआई के पास नहीं है। पीटीआई ने बड़ी से समझदाराना मूव की है। इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको लंदन से भेजे गए हैं, जो मैंने 1 नवंबर को बता दिया था, इनको अब पता चला जब इमरान खान साहब अब लंदन गए हैं, अब इनको पता चला जी चीजें आई हुई हैं। अब ये कह रहे हैं कि सारा जो आपके रजिस्ट्रार साहब के पास ईमेल वगैरह आई है वो आप जो है वो प्लेस करें बिफोर उसके बेंच के करें, नंबर 1। नंबर 2, आप उसका वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, क्योंकि ये पार्टी हैं, आप इनके साथ भी शेयर करें। मेरा ख्याल है जब 30 नवंबर को यहाँ पे प्रोसीडिंग दोबारा शुरू होंगी तो इनकी जो टीम है, लीगल टीम है, वो डेफिनेटली ये कहेगी कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे सामने प्लेस करें। हाँ, वो उनके पास राइट है। रजिस्ट्रार साहब कहते हैं जी मुझे नहीं मिले, मेरे पास आए नहीं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया ईमेल का, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन अगर वो ये कहते भी हैं सपोजली, तो फिर मेरा ख्याल इनके पास, पीटीआई के पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ये खुद उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते हैं। मेरी ये इतलात है सर। पर तासुर तो ये दिया जा रहा था कि इमरान खान साहब वहाँ पे सिर्फ वो फंक्शन शादी का अटेंड करते रहे, फिर एक खातून की उनके साथ तस्वीर छापी, सोशल मीडिया पे चल रही है कि जनाब इनकी अब तीसरी बीवी शायद वो हो सकती है। मेरा ख्याल में पढ़ रहा, मगर ये तो वहाँ पे आपके बकौल तो ये डेडली मटीरियल अगर आ रहा है तो वो ये जो आज जो मेरे हिसाब से वो लैंड कर चुका हुआ जो है, तो जो साय ऑफ रिलीफ जो आज ये समझा जा रहा था कि ये सारा सिविल मिलिट्री का मामला बड़ा खुशरूबी से तय पा गया है, तो वो उसके बाद लगता है कि अभी मामला टले नहीं हैं। अभी असल चीज़ मैं तो समझता हूँ कि एक लिहाज से बड़ा अच्छा हो गया है कि ये खुश उसलूबी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होने जा रही है कि उससे लिंक्ड नहीं हो रही। पैनामा केस की तफ्तीश और अदालत में जो केस चल रहा है उससे लिंक्ड नहीं है, वो सेपरेट हो गया। और ये बड़ा ज़रूरी था कि ये भी कोई कंट्रोवर्सी ना होती कि इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, और अदालत के मामले का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझता हूँ उस वक्त लोग कह रहे थे कि लंबी है, मैं भी कह रहा था कि पेशी शायद लंबी कर दी है, पर मेरा ख्याल एक लिहाज से अच्छा हो गया। लिहाजा मैं लास्ट कमेंट करके फिर हम जरा एक और इशू पे आते हैं। 30 नवंबर की जो प्रोसीडिंग होगी ना, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि उस वक्त जब इनके पैनल कहेगा, इनका वकीलों का, पीटीआई का, कि सर जो आपको लंदन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्लेस करें। अब मुझे नहीं पता इस पर बेंच का उस पर क्या रिएक्शन है, वो एक्सेप्ट करते हैं या वो ये कहते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं लिहाजा आपके पास हैं तो आप शेयर करें। सो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग 30 नवंबर को कि इस पर क्या रिएक्शन आता है कि ये खुद अपनी तरफ से प्लेस करते हैं डॉक्यूमेंट्स, पीटीआई जो है, या वो रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो प्लेस करते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। अब ये बेंच को देखना होगा कि बेंच इसको कैसे ट्रीट करता है, इसको एविडेंस को। बहरहाल वो वकील साहब जो हैं जिनके जरिए ये खरीदे गए थे, जो उनका दावा है, अगर मुबैना तौर पर क्लेम है उनका, और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने खासे भेजे हैं जो उसमें जिसमें कुलसूम नवाज साहबा की कॉरेस्पॉन्डेंट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, वो तो वकील साहब के हवाले से ये भी एक दावा सामने आया था जो ज़राए मुझे बता रहे थे कि पैसे जो थे वो वकील साहब के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे। उन्होंने ही आगे ये तो ज्यादा इसलिए वो वकील साहब कल को अदालत में अपने बैंक के वो अकाउंट्स भी पेश कर सकते हैं कि फलां जरिए से ये पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे, मैंने आगे फलां को आके उनको पेमेंट्स की हैं। सो 30 नवंबर जो डेट है सर, जागते रहना, ये बड़ी अहम डेट है। उस दिन इस केस का ये डिटरमिन होगा कि ये किस साइड पे जा रहा है। जब अगर उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बेंच के सामने पेश किया जाता है
और उनकी वैलिडिटी, उनका मौजूद होना, प्रेजेंस को एक्सेप्ट किया जाए। सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि उनकी प्रेजेंस है कि इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के उनको रजिस्ट्रार साहब के पास जो है वो क्या रिएक्शन देते हैं कि हाँ हमारे पास हैं या हमें कोई ईमेल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। ये मेरा ख्याल है 30 नवंबर को पता चलेगा। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले ये बात हम जरूर करेंगे कि जब कतरी शहजादे का खत आया था तब ख्वाजा साद रफीक साहब की जानिब से ये बात की गई थी कि सारे कार्ड नून लीग अभी नहीं खेलेगी। अब ये दस्तावेजात अगर मंजर आम पर आ जाती हैं, अब हुकूमत कौन सा कार्ड खेलेगी, कौन सा खत लेके आएगी, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब मोहम्मद महमूद के हवाले से बात करेंगे कि अफसरान की इज्जत नफ्स से खिलवाड़ करने का हक आखिर उन्हें किसने दिया है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमने सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब मोहम्मद महमूद साहब के हवाले से बात की थी। उनका पहले एक वीडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि खुद जो भी उनके काम रहे नंदीपुर प्रोजेक्ट के हवाले से, उसमें फेल हुए, अरबों का कबाड़ा किया मगर तमगा इम्तियाज़ ले उड़े। क्लासेस साहब वो वीडियो क्लिप तो हम दिखाएंगे, अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब वो तलाश कर रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि अफसरान के साथ वो वीडियो आपने देखी हुई है, आप समझते हैं अफसरान के साथ जिस किस्म का रवैया उन्होंने रवा रखा वो वजह था? वीडियो तो मौजूद है, मेरा ख्याल है दिखाएंगे, शायद वो दिखाएंगे। वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑडियो के साथ मिल जाए, ऑडियो के बगैर तो वीडियो मौजूद है। बड़ा इंटरेस्टिंग वो वीडियो है, बड़े दिन से उस पर ये मुजाहरे भी हुए हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब जो है, ये वो जकूटा जिन है जो मैं कहता रहता हूँ। लोग मुझसे नाराज भी हो जाते हैं, आप इनको जकूटे जकूटा साहब बड़े बीमार है, उनकी भी अपील कर दीजिएगा आखिर में। उन बेचारा वही इज अ गुड मैन, उस पर अल्लाह उनको नसीहत दे। वो अच्छे वाले इनके रवैये देखें जरा कि खुद ये क्या नाम है इनका, मोहम्मद महमूद साहब है जी। ये मसूफ यहाँ पे इसके नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के ये सरबराह लगे जो 80-82 रुपए का प्रोजेक्ट था, और उसमें इनको बड़ी इंतहाई वो क्या कहते हैं, इनको एक अंग्रेजी का अच्छा लफ्ज़ अनसरमोनियस, वहाँ से रुखसत किया गया। शहबाज शरीफ साहब ने इनकी रवानगी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें फरमाया था कि जनाब कि इसमें बहुत बड़ी करप्शन हुई है और नैब को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। इनको उठा के उन्होंने अपने वो कर दिया था। शहबाज शरीफ साहब भी आपको पता है अपने पाँव के नीचे देते रहते हैं अफसरान को, जैसे वही वाले पाँव जलने लगे तो शहबाज शरीफ साहब भी 2-4 अफसर रखे हुए हैं जिनको पाँव के नीचे दे दें। ये प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब का था, ये नंदीपुर, और नंदीपुर में से उन्होंने निकाला मोहम्मद महमूद साहब को, और जब उस पर तनकीद बढ़ने लगी तो मोहम्मद महमूद साहब को बरतरफ करके सस्पेंड ट्रांसफर करके उन्होंने भेज दिया। हम सब खुश हो गए कि इंसाफ हो गया। पता ये चला कुछ दिनों बाद वो सेक्रेटरी इरिगेशन लगे हुए हैं और वहां पे वो लोगों को कान पकड़वा रहे हैं। आप जरा इनका लेवल देखें, इसका सिविल ब्यूरोक्रेसी का। आप अपने अल्फाज में लेवल बता रहे हैं, लोगों को दिखाना दें, जरा दिखाएं, जरा ये देखे कौन देखे, जरा एक बंदे का खौफ देखें में से जरा। बिल्कुल, ये वीडियो अब है, इसमें दिखाते हैं कि किस तरह से अफसरान के साथ वो क्या रवैया रख रहे हैं। ये ऑडियो इसकी मौजूद है, लेकिन क्लासेस आप देखने वाली, ये देखिए सारे अफसरान बैठे हुए हैं, इनको खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल हुआ ये है, थोड़ा सा इसकी ऑडियो भी हम इसकी थी, ढूंढ लेंगे बाद में किसी वक्त। हुआ ये है कि जब सेक्रेटरी साहब इरिगेशन ये जहाँ से बरतरफ हो के और बड़े उस डिसग्रेस हो के जिनको हटाया गया था नंदीपुर से, बिल्कुल वो वहाँ पे गए हैं। एक आध को सामने बैठा था कि वो किसी को ऊँग आ गई होगी, उन्होंने सबसे कान पकड़वाए हैं कि खड़े हो जाएं, कान पकड़े और दाद देनी चाहिए। यहाँ पे जो सैकड़ों बेचारे वो छोटे जकूटे हैं उनको देखें, किसी एक में भी जुर्रत नहीं थी वो डिफाई करता सेक्रेटरी को कि हु द हेल यू आर, कि आप हमें कह रहे कान पकड़े। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आप किस कानून ला के तहत इन लोगों से कान पकड़वा सकते हैं? और खुद जो आपकी इज्जत अफजाई शहबाज शरीफ ने की थी वहां पे, आप अच्छा उससे ज्यादा वो तो एक रूड एरोगेंस जो पाकिस्तान के जकूटा जिनों का एक स्टाइल है कि हम दुनिया के करीम लोग हैं, हमसे तो बेहतर। एक और भी जकूटे की हमने कहानी सुनानी है जो उन्होंने मोटरवे पे हरकत की है, शहद तारड़ साहब ने, NHA के चेयरमैन ने, उस पर भी आएंगे। इनका मैं इतना बताना चाहता हूँ, मुझे उससे मोहम्मद महमूद से ज्यादा उन गुलामों पे है जो सामने बैठे हुए हैं। एक सेक्रेटरी आता है, ऑर्डर करता है, सारे खड़े होते हैं और कान पकड़ते हैं वहां पे। वैसे उन लोगों के लिए भी एक आमिर मतीन साहब सैल्यूट कर दें जो खड़े हुए हैं, किसी एक में जुर्रत नहीं हुई कि एहतजाज करते। सेक्रेटरी साहब ये किस तरह का आप ऑर्डर दे रहे हैं, आपको किसने ये इख्तियार दिया है? इतना खौफ देखें, कितना खौफ रखा हुआ इन लोगों ने इन पे। अच्छा यही अफसरान अपने निचला जो स्टाफ है ये उन पे खौफ रखते हैं, उनके साथ फिरौनियत होती होगी। मुझे उसमें सैटिस्टिक खुशी भी हुई है कि ये लोग जो दूसरों के साथ करते हैं, अल्लाह के फजल से एक सेक्रेटरी इनको कान पकड़वाए हैं,
इनके साथ भी ठीक हो रहा है जो आप बड़े मुजाहरे कर रहे हैं, उस वक्त आप डिफाई कर देते कि नहीं करते सर। पहला ज़कूटा जिन्हों की शान में जो मर्जी कहें, छोटे ज़कूटा जिन्हों भी कहें, मैं शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं आजकल करूँगा क्योंकि वो उनके ख़िलाफ़ वो जो क्राइम का 3 दिन से सडनली चल रहा है, और ये क्राइम रेट पंजाब का आज ख़राब नहीं हुआ, ये काफ़ी अर्से से ख़राब है। और आपको पता है मेरा अपना बड़ा है कि ये डॉल्फिन फोर्स जो है ना, ये सिर्फ दिखावे की रखी हुई, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मसला नहीं हल करते। मगर आजकल क्योंकि मुझे शक पड़ता है कि PM हाउस का जो अंदर जो मीडिया सेल है ना, वो जहाँ से शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ खबरें छप रही हैं और जहाँ छप रही हैं ना, वो वहाँ मुझे शक पड़ता है कि वो एक्टिव है। तो लिहाजा मैं उस मुहिम का हिस्सा नहीं पड़ता। मेरे उनसे जो गिले हैं या तनकीद है वो मेरी जाती है, मैं उसका इसलिए उनको स्पेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट भी जाएंगे मुख्तसर। मैं बिल्कुल मुख्तसर एक बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ, आज वो साबित हो रही है, जो इनके क्राइम की चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। लाहौर कितना एक उन क्रिमिनल्स का हब बनता जा रहा है। मैं कह चुका हूँ, खुदा ना खास्ता आपका लाहौर कराची बनेगा। रीज़न मैं आपको क्या देता रहा हूँ कि जितना पैसा आप लाहौर पे लगा रहे हैं, जितना सारी आप तरक्की लाहौर की कर रहे हैं, यही तरक्की लाहौर की दुश्मन बन जाएगी कि पूरे पंजाब से लोग जो हैं अपना बोरा बिस्तरा बच्चे सर पे रख के वो आपके लाहौर आ रहे हैं कि यहाँ पे आपने मेट्रो भी है, यहाँ पे बसेस भी हैं, ट्रेनें भी हैं, अंडरग्राउंड भी है। अब ये कल वो 35,000 रुपया नया भी लग रहा है एयरपोर्ट का टर्मिनल बनाने के लिए। तो पूरे पंजाब से लोग अब आना शुरू हो गए हैं। आपके स्लम्स भी बनेंगे, आपके गरीबों के इलाके भी बनेंगे, नौकरियां लोगों को मिलेंगी नहीं, क्योंकि लाहौर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का शहर तो नहीं है ना। वो फिर ये क्राइम भी करेंगे, वो आपकी सड़कों पे गलियों में गन पॉइंट पे पैसे भी खींचेंगे, वो अदाकारा को जिस तरह गोलियां मार के कत्ल किया गया वो भी होगा। ये फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने लाहौर पे ही तरक्की फोकस रखी है वही लोग लाहौर के दुश्मन थे। आज वो चीजें सामने आ रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम जो है आपका कराची से भी ज्यादा होता जा रहा है। बहुत बुरी सूरत हाल हो गई। क्लास साहब अब तो ओपनली चीजें नजर आना शुरू हो गई। अब जरा अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्लास साहब हमारे पास टॉपिक है, चेयरमैन NHA साहब हैं शाहिद अशरफ तारड़ साहब से नाम ले वो नाराज हो जाते हैं। मैंने साहब लगाया साथ। अच्छा, मैंने साहब लगा दिए। उनका चालान हुआ था, इंतकाम किस चीज पर? मेरा भी एक दफा चालान हुआ है। मेरा तो खैर 4-5 दफा मोटरवे पे चालान हुआ है। आज मुझे इतराफ करने दें, बड़ी इज्जत से आते हैं। नहीं, मैं और क्लास साहब उन लोगों में से हम कोशिश करते हैं स्पीड लिमिट से इत्तफाकन हो जाए तो हो जाए। आराम से सलाम करके चलान करवाते हैं। वो भी इज्जत करते हैं, आपस की बात है। मेरे 4-5 दफा हो चुके हैं, इज्जत से हमने भी करवाए हैं, उन्होंने भी इज्जत से किए, सलूट भी मारा है, चाय भी पूछी है, उस चलान भी किया और बड़े अच्छे तरीके से चलान करते, कोई बदतमीजी नहीं करते। आज स्टोरी थी उमर चीमा साहब की, हमने इसलिए उसको टेकअप कर रहे हैं, उनको क्रेडिट उनको देना चाहते हैं कि अच्छी स्टोरी थी कि शाहिद तारड़ साहब जो हैं ये NHA के चेयरमैन है। बेसिकली ही इज द बॉस, ये मोटरवे के बॉस हैं। उन्होंने जब वो गए स्पीड से, अब बास को कौन रोके? ये सारी ये है ना, ये बदमस्तियां जो हैं ये इस मुल्क के लिए हैं। ये ज़कूटा जिन जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, इनसे ज़्यादा कोई कानून लॉ अबेडिंग कोई नहीं होता। ये लाइनों में लगते हैं एयरपोर्ट पे, ये तलाशियां देते हैं, ये जूते उतारते हैं, ये बेल्टें उतारते हैं। एक दफ़ा आमिर मतीन साहब ने खबर दे दी थी कि जनाब मुशर्रफ के साथ जो डेलीगेशन अमेरिका किया था कि कैसे बेल्टें और जूते उतार के तलाशियां ली गई थी और इनको जो कार्रवाइयों को सामना पड़ा था वो और कहानी है। ये बहर जाए आपके ज़कूटे, ये लाइनों में लगेंगे, ये वहाँ कानून की पाबंदी करेंगे। यहाँ पे मोटरवे पे इनको रोक लिया, इनको ओवर स्पीडिंग करने पर उनके पुलिस एहलकार ने जो मसरूफ़ ने उनके साथ बदतमीजी की, जो रिपोर्ट आई है। और उनका आज आमिर मतीन साहब ने भी उनसे राब्ते की कोशिश की थी कि तारड़ साहब नहीं हो सका, अगर आप कोई वर्जन देना चाहते हैं तो जरूर दें। अभी भी वर्जन देना चाहते हैं, अभी भी वेलकम कर रहे हैं, उसमें करने की कोशिश है। और सजा क्या मिली है? मेरा ख्याल है मोटरवे को हम समझते थे कि यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। एक तो IG साहब जो मोटरवे के हैं, उनके लिए मेरा ख्याल है बड़ी छोटी बात है कि उनको ये शाहिद तारड़ ने उनको फ़ोन करके उन अफसरान के गवादर ट्रांसफ़र करवा दिए जिन्होंने इनका वो किया था, चालान किया था। ये मोटरवे के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और मुझे सुन के अफसोस हुआ कि मोटरवे का जो IG है इतना कमजोर और वीक आदमी है कि उसको NHA का चेयरमैन करता है, अपनी फोर्स के साथ खड़े होने के बजाय जो ठीक खड़ा था। हमारे चलान हुए हैं, हमने कभी टीवी पे बैठ के इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की कि मेरा क्यों कर दिया, आमिर का क्यों कर दिया। तो NHA चेयरमैन आसमान से उतरा हुआ है। और ये कैसे वहां पे मोटरवे के उनके जो IG साहब, मैं तो कहता हूं मोटरवे के IG जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने स्टैंड लेने की बजाय आपने उनको वहां पे आप गवादर भेज दिया और दाद दें उसको ये मोटरवे वाले पुलिस अफसर को। उसने इसको चैलेंज किया, वो फेडरल सर्विसेज उस ट्रिब्यूनल चला गया। IG मोटरवे से ज्यादा हिम्मत वाला तो वही निकला, बात सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके। मेरा तो ये ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इस पे सुओ मोटो लेना चाहिए। रीजन कि ये बहुत बड़ा केस है कि दुनिया भर में जब इस तरह के बिग सेलिब्रिटी, बिग अफसर इस तरह की हरकतें करते हैं कि आप अपने कानून भी तोड़ते हैं, फिर अपने अहलकारों को सजाएं भी दिलवाते हैं। IG मोटरवे मिल जाता है,
यहाँ NHA का चेयरमैन शाहिद तारण मिल जाता है, अफसरान को इनामात, अच्छा उसको इनाम मिलना था 1.5 लाख रुपए, उसकी तारीफ सुनिए जियाउल्लाह जो है, सुना गैर मामूली कारकर्दगी का गैर मामूली, उसके वो भी रुकवा दिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, ये ज़कूतों को बुलाना चाहिए कि किस कानून के तहत आपने जो यहाँ फर्श शनासी हो रही थी उनको आपने उठा के वो कर दिया। एक से लास्टली ये प्रोग्राम बंद हो रहा है, नहीं हो रहा है, टेक द डेविल साइड, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, आमिर साहब बंद नहीं हो रहा। ये इतनी बड़ी दाद देंगे, NHA वाले ने चलान करवा लिए हैं, क्या चलान करवा लिया आमिर साहब? डीसी बहादुर बंदा किस लिए बनता है कि रोक भी ना पड़े। सर पॉलिटिशियंस वहां पे, इनको पहले इनाम इसलिए मिला था कि स्पीकर, KP असेंबली, 2 मिनिस्टर सब ने चलान करवा लिए थे, तो बंदा बिस्कुटा जिन बनता किस लिए? अगर ये चलान को इस पे अगर कोई सिविलाइज्ड मुल्क हो जो हम नहीं है, शाहिद तारण को बरतरफ होना चाहिए, इनको डिसमिस होना चाहिए। जो इन्होंने एक जाके पुलिस ऑफिसर को गवादर ट्रांसफर करवाए हैं, व्हाई नॉट? आमिर साहब ये ला जो है इनको कहें, यही थोड़ी सी ये गुस्ताखी जो है ये बैरून मुल्क तो करके दिखाएं जरा। ASP का चलान करवा लिया, मैं तो ये बड़ा चेयरमैन NHA बिल्कुल सेपरेट नहीं है आमिर साहब, बड़े ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जिनके चालान होते रहते हैं। और इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।